नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। आप सभी लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं जो आपके हाई स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो 2018 हुआ था। 2018 में जो आपके दोबारा एग्जाम हुए थे 20 फरवरी 2019 का, जो पहला आपके हिंदी सब्जेक्ट का आप पेपर करने वाले हैं। बाकी आप सभी लोग जानते हैं, पहला जो था, पहले 100 क्वेश्चन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आते थे, यानी आपके सब्जेक्ट से आते थे, और 50 क्वेश्चन पेडागोजी के 15 प्रश्न आते थे। जनरल साइंस, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश के प्रश्न आते थे। जनरल नॉलेज, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश, ये 3 प्रश्न आते थे, और बाकी 15 प्रश्न पेडागोजी के थे। लेकिन अब सिलेबस जो चेंज हो गया है, अब सिलेबस में 120 जो है आपके सब्जेक्ट से रहेंगे, 10 पेडागोजी के रहेंगे, कुछ जनरल हिंदी, कुछ जनरल इंग्लिश और कुछ जनरल नॉलेज के प्रश्न रहेंगे, बाकी जो आपके सब्जेक्ट से हैं। तो ये प्रीवियस ईयर आज हम पूरा 150 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, जो आपका 20 फरवरी 2019 में पूछा गया था। बहुत ही आपके, एक जान लीजिए कि शुरुआत करने से पहले ये जो प्रैक्टिस पेपर है, जो ओल्ड पेपर हैं, इनको समझना बहुत ज़रूरी है, और हर सब्जेक्ट के करने वाले हैं। तो पहले जो आपके 50 प्रश्न रहेंगे, ये सभी के लिए कंपलसरी है सब्जेक्ट के लिए, और बाकी जो 100 क्वेश्चन करेंगे वह सब्जेक्ट वाइज करेंगे। क्या आप सभी लोग तैयार हैं? तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से, जो कि आप लोगों की स्क्रीन पर आप लोग ऑलरेडी देख पा रहे हैं। और पहला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा गया था, देख लेते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, जनरल हिंदी के प्रश्न करेंगे। निम्नलिखित विकल्पों में से अनुमान का सही समानार्थी शब्द बताना है। जी हाँ, अनुमान का सही समानार्थी शब्द जो हो जाता है वह हमारा क्या हो जाता है, प्राक्कलन हो जाता है। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेना है। दूसरा प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा गया है, शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो सभी जानते हैं, सिंपल सी बात है, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। थर्ड ऑप्शन को सही कर लेना है। अगला जो प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। जी हाँ, 3rd नंबर का क्वेश्चन है जो स्क्रीन पर ऑलरेडी आपके है। प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, श्रेष्ठ अलंकार, यमक अलंकार या अनुप्रास अलंकार। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि जहाँ पे चा वर्ण की यहाँ पे कई बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो यहाँ पे हमारा कौन से अलंकार हो जाएगा, आपका यहाँ पे कौन सा होगा, सभी लोग बताइए। तो यहाँ पे जा भी चा वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। ये चंदू के चाचा ने चांदी के चम्मच में, चंदू के चाचा ने चांदी के चम्मच में चटनी चटाए, ऐसा कुछ है, वो भी आपके अनुप्रास अलंकार का ही एग्जाम्पल्स था। इसके बाद बात करेंगे अगले प्रश्न की। जो नया आया हुआ हो, इस शब्द में समूह के लिए एक शब्द बताना है। तो जो नया आया हुआ है उसके लिए एक शब्द में एक समूह में जो एक शब्द हो जाता है वो जाता है नवागंतुक। नव आगंतुक, जो नया आया हुआ, कहते हैं ना नव आगंतुक, नव मतलब नया, आगंतुक मतलब आया हुआ। तो समूह शब्द के लिए एक शब्द ये प्रश्न पूछा गया था। इसके बाद आपका अगला प्रश्न पूछा गया था कि नीचे दिए गए विकल्पों में से आपका सौजन्यता का शुद्ध रूप बताना है। तो सौजन्यता का जो शुद्ध रूप होता है वह कौन सा हो जाता है, सौजन्य होता है। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेना है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से आय शब्द के लिए कौन सा सही विलोम होगा? तो आय के लिए क्या होता है, बे। आय मतलब आना, बे मतलब खर्च करना, तो आय का विलोम बे हो जाएगा। इसी प्रकार आपका अगला प्रश्न है, पाठक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो पाठक शब्द में जो प्रत्यय लगा हुआ है कौन सा लगा हुआ है, सही बताइए। जी हाँ, देखिए प्रत्यय और उपसर्ग ये दो चीजें बहुत ही जरूरी है। तो पाठ हो गया, धन अक, तो यहाँ पे कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, अक प्रत्यय लगा हुआ है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, राजा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो राजा का पर्यायवाची यहाँ पे भूप हो जाएगा। ठीक है, ये रहे आपके जनरल हिंदी के क्वेश्चंस। इसके बाद अगला प्रश्न है, दोपहर का समय क्या कहलाता है? तो दोपहर का समय जो कहलाता है वह मध्याह्न कहलाता है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन को सही कर लेना है। अगला प्रश्न है, ऊंट के मुंह में जीरा, इस मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से विकल्पों में से कौन सा सही हो जाएगा? तो ऊंट के मुंह में जीरा मतलब आवश्यकता से बहुत कम, फोर्थ ऑप्शन। अब बात करेंगे जनरल नॉलेज के क्वेश्चनों की। जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है जो पहला प्रश्न स्क्रीन पर पूछा गया है, विभिन्न देशों के मुद्रा विनिमय को विनिमित करने की निश्चित विधि किसके द्वारा लाई गई थी?
तो विभिन्न देशों की मुद्रा विनिमय को विनियमित करने की निश्चित जो विधि है, ये दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा लाई गई थी, यानी कि IMF के द्वारा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग की स्थापना वर्ष में जारी सामान्य प्रशासन विभाग के प्रस्ताव के माध्यम से की गई। तो मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी जारी? 1972 में जारी सामान्य प्रशासन विभाग के प्रस्ताव के द्वारा माध्यम से की गई थी, तो 1972। इसके बाद अगला प्रश्न है, रोबोट SB मेट जो अटलांटिक पार करने वाला पहला रोबोट बन गया, किस देश के कंपनी द्वारा विकसित किया गया था? तो रोबोट SB जो मेट है किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया? नॉर्वे। थर्ड वाला ऑप्शन सही कर लेना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पूछा क्या जा रहा है, भारत के संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो भारत के संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो है आपके सर मॉरिस लिंडफोर्ड गायर। थर्ड ऑप्शन को सही कर लेना। ये क्या है हमारे? सर मॉरिस लिंडफोर्ड गायर भारत के संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। प्रश्न हुआ है, जी हाँ, ये प्रश्न कैंसिल हुआ था। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है? यह प्रश्न कैंसिल हुआ था क्योंकि इसका राइट ऑप्शन हम बता देते हैं 7.26 करोड़ है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही माना गया है। यह पेपर आपका जो फोर्थ ऑप्शन किए होंगे, ठीक है, तो उनका नॉर्मलाइजेशन में अंक बढ़े होंगे, तो यह कैंसिल क्वेश्चन हुआ है। इसका राइट ऑप्शन है 7.26 करोड़। और इसमें देखा जाए तो 72, 62, 6, 8, 0, 9 ये टोटल आपकी जनसंख्या है। तो 7,26,26,809, ठीक है, जो कि ऑप्शन नहीं दिया गया था, इसलिए क्वेश्चन कैंसिल हुआ है। इसके बाद अगला प्रश्न था, यह भी आपका कैंसिल प्रश्न हुआ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है, मध्य प्रदेश में कुल कितने नगर निगम हैं? यह भी प्रश्न आपका कैंसिल हुआ है। तो मध्य प्रदेश में कुल नगर निगम की बात करते हैं तो 16 नगर निगम है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो ये भी आपका क्वेश्चन कैंसिल हुआ था। इसके बाद अगला जो प्रश्न है देख लेते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है। क्या प्रश्न दिया गया है, वह नदी जो पूरब में बहते हुए मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, उड़ीसा के पास बंगाल की खाड़ी में गिरती है, वह नदी कौन सी है? वह आपकी, ये भी कैंसिल हुआ था। लेकिन देखिए, छत्तीसगढ़ की गंगा के नाम से प्रसिद्ध महानदी धमतरी के निकट सिहावा पहाड़ी से निकलकर दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, बिलासपुर जिले को पार कर पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, उड़ीसा राज्य से होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महानदी कुल लंबाई 851 किलोमीटर है, तो महानदी राइट ऑप्शन है, लेकिन यह भी क्वेश्चन आपका कैंसिल हुआ था। इसके बाद अगला प्रश्न कर लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो पौधे में तुरंत इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं, वे इस रूप में संचित किए जाते हैं। किस रूप में संचित किए जाते हैं? मॉड या स्टार्च के रूप में संचित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, होशंगाबाद में उस कंपनी का नाम बताइए जो बैंक नोट और प्रतिभूत कागज निर्मित करती है। वह उस कंपनी का नाम प्रतिभूत कागज कारखाना है। अब देखिए, प्रश्न पर ही उत्तर दिया गया था, प्रतिभूति कागज, केवल कारखाना शब्द जोड़ना था, तो ये ऑलरेडी समझ जाते हैं अगर आप डेली क्लास अटेंड करते हैं। बाकी ये प्रीवियस क्वेश्चन के बाद क्लास भी हम कंटिन्यू करने वाले हैं। मध्य प्रदेश में सरकारी अफीम और अल्काइलाइड फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? ये आपके नीमच शहर पर स्थित है, ये भी नोट कर लेना है। तो ये रहे दोस्तों, हमने क्वेश्चंस किए। अब जनरल रीजनिंग के भी क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, जनरल रीजनिंग में जो प्रश्न पूछा गया था, यदि z बराबर 26 है, NET बराबर 39 है, तो NUT बराबर क्या होगा? अब z दिया गया है, NET दिया गया है, तो यहाँ पे NUT पूछा जा रहा है। तो z बराबर जब 26 दिया गया है, तो मतलब ये हमारी संख्या दी गई है, n किस नंबर पे आता है, तो ABCD से गिनना पड़ेगा, ABCD EFGH IJKLMN, यानी कि 14 यहाँ पे हो जाएंगे, प्लस E का देखिए ABCD 5 ये हो गए, और T का देखिए
ABCDEFGHIJKLMNOPQRST, यानी कि 20। अब इनको टोटल जोड़िए, आपके क्या हो रहे हैं 39 हो रहा है ना, मतलब कुछ नहीं करना है, NUT का आपको जोड़ लेना है इनकी अंक, और इनका जो राइट ऑप्शन होगा वह होगा 55। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था, इसलिए हमने पहले आपको बता दिया गया। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला लुप्त संख्या ज्ञात करना है। 25, 50, 30, 45, 35, 40। अब देखिए इन चीज़ों में आपको करना क्या होता है। 25, 50 दिया गया है, यानी 25 का अंतर है। 25, 30 में देखिए 20 का अंतर है। 30, 45 में 15 का अंतर है। 45, 35 में 10 का अंतर है। 35 और 40 में कितने का अंतर है, 5 का अंतर है। तो क्रम बाई क्रम 5 यहाँ पे अंक घटते जा रहे हैं, तो 40 के बाद 5 अंक घटता जा रहा है ना। ठीक है, तो 40 के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे 35 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन दिया गया है वह क्या सही हो जाएगा, सभी बताइए। ठीक है, यहाँ पे 25 घटित हो रहा है, इसके बाद 20, इसके बाद 15, इसके बाद 10, इसके बाद 5, अब इसके बाद क्या होगा यही बताना है केवल। तो लुप्त संख्या यहाँ पे पूछी जा रही है। अब देखिए जब 5 का अंतर प्रति घट रहा है, 5 तक आगे, इसके बाद 0 घटेगा, तो 40 में जब 0 घटेगा तो हमारी संख्या क्या प्राप्त होगी, 40 ही प्राप्त होगी। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो बहुत ही रीजनिंग, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न पूछा गया था। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है 75, 65, 85, 95, 75 और 85 का औसत निकालना है। तो औसत के लिए क्या होता है, इन सभी संख्याओं का योग कर लीजिए, और जितनी संख्याएं हों, 4 2 6 संख्याएं, 6 का भाग कर दीजिए सभी लोग। योग करने के बाद जो वैल्यू आ जाएगी आपका आंसर हो जाएगा, 80 आएगा, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद अगली रीजनिंग जो पूछी गई है आपसे, नीचे दी गई श्रृंखला अक्षरों एवं संख्याओं का अनुक्रम जो है प्रयोग करती है, गलत संयोजन को पहचानना है। अब देखिए गलत संयोजन यहाँ पे जो दिया गया है, WE14RE 45TE, WE14RE 45TE, WE14RE 46TE, WE14RE 45TE। अब श्रृंखला अक्षर और संख्याओं का अनुक्रम जो प्रयोग हुआ है ये हमें समझना है और बताना है, और नीचे आपका यह कूट दिया गया है कि कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो गलत जो संयोजन है वो हमें पहचानना है। देखिए पहला, दूसरा, चौथा ये सही है, थर्ड वाला हमारा गलत दिया गया है। WE14 के बाद RE के बाद जो 46TE दिया गया है वो गलत है। WE14RE 45TE, WE14RE 45 सेम दिया गया, लेकिन ये 46 दिया गया है, तो गलत संयोजन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बहुत ही साधारण सा प्रश्न पूछा गया था। चलिए अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित 4 दिए गए, 4 पता दिया गया है, इसमें से पते के ठीक समान कौन सा एक नहीं है। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, एलिज कंप्यूटिंग LTD कंप्यूटिंग, इसके बाद मैनर फॉर्म वर्न्स फॉक्स रोड फॉर्मिंगहम पॉइंट की बात करेंगे। अब नीचे आपके दिए गए हैं नॉर्विच NR14 से 7 PZ, ये अंक दिया गया है। अब इसमें पहले ऑप्शन में देखिए जो दिया गया है मनोरवर्ष, सेकंड ऑप्शन में दिया गया था, इसी प्रकार थर्ड ऑप्शन में दिया गया था, इसी प्रकार फोर्थ ऑप्शन में दिया गया था। ठीक है, तो जो हमारा जो अब नीचे अब दिए गए हैं कूट भी दिया गया था, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये सारी चीज़ें दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वह हमारा देखिए ये जो दिया गया है, एलिज कंप्यूटिंग LTD मैनर फॉर्म्स बर्न्स फॉक्स रोड फ्रेमिंगहम फिगॉट नॉर्विच, ये एड्रेस और नंबर, ये सारी चीज़ें दी गई, तो पहला ऑप्शन सही होगा। मतलब हमारा जो प्रश्न पूछा गया था वह क्या प्रश्न पूछा गया था, सभी लोग बताइए। पता दिया गया है और जो ठीक समान एक नहीं है वह आपको बताना था। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पहला ऑप्शन हमें ठीक एक समान नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे व्यापम ने पहले ऑप्शन को सही माना है, सही ठहराया है। इसके बाद हम बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की।
अगला प्रश्न जो ऑलरेडी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी यहाँ पे कमेंट करके फीडबैक करके बताइएगा। प्रश्न देखिए पूछा गया, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है कि श्याम एक काम को 10 दिनों में कर सकता है और कमल उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ काम करते हैं तो इसे करने में उन्हें कितना समय लगेगा? सभी लोग बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। इसका राइट ऑप्शन होगा, सभी लोग बताइए, 6 सही 2/3। 6 सही 2/3 मतलब 6 3 18, 2 20/3। 10 दिनों में काम कर सकता है, कमल उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। यदि दोनों का एक साथ काम करने में उन्हें कितना समय लगेगा? 20/3। तो यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया था, यदि P और Z दो सेट इस प्रकार है, NP बराबर 19, NZ बराबर 27, NPUZ बराबर 38, तो NPU जेड बराबर, देखिए संघ और सरनिष्ठ आपने पढ़ा होगा, बस वही सारी चीजें दी गई। तो संघ और जो सरनिष्ठ होता है वही हमें बताना है। तो 19 और 27 में PU जेड दिया गया है 38, तो NPUZ हमारा हो जाएगा 8। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा सभी लोग बताइए? 8 हो जाएगा। क्या आप सही सहमत हैं? चलिए बात कर लेते हैं, पेडागोजी के प्रश्न करेंगे। ये भी पेपर जो आपका ये क्वेश्चन जो है कैंसिल हुआ था। डिसलेक्सिया समान रूप से किस अक्षमता से संबंधित है? डिसलेक्सिया समान रूप से किस अक्षमता से संबंधित है? ये क्वेश्चन जो आपका कैंसिल हुआ था, क्योंकि देखिए डिसलेक्सिया से संबंधित अगर हम देखें, ये विकारात्मक पढ़ने का विकार से संबंधित होता है। तो यहाँ पे हम पढ़ने या बोलने कह सकते हैं, पढ़ने संबंधी विकार को डिसलेक्सिया बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे जो सही माना गया है, आपका पढ़ना संबंधी दिया ही नहीं गया है, यहाँ पे जो लिखना सही माना गया है। तो यहाँ पे लिखने के लिए क्या होता है? डिस्ग्राफिया होता है। तो ये आपका क्वेश्चन कैंसिल हुआ था। इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की, भाषा विकास में पियाजे जी और वाइगोस्की के सिद्धांतों के बीच प्राथमिक अंतर क्या है? तो जीन पियाजे जी और वाइगोस्की के सिद्धांतों के बीच जो प्राथमिक अंतर आपका हो जाता है, वह आपको अंतर हम बात करेंगे कि वाइगोस्की ने तर्क दिया कि विचार भाषा पर निर्भर करता है। वाइगोस्की ने क्या तर्क दिया? कि विचार जो है वह भाषा पर निर्भर करता है। वाइगोस्की ने क्या तर्क दिया था? विचार जो है वह भाषा पर निर्भर करता है। और जीन पियाजे जी ने क्या दिया? तर्क दिया था कि भाषा विचार पर निर्भर करता है। इन्होंने क्या तर्क दिया? जो भाषा है वह किस पर निर्भर करता है? विचार पर निर्भर करता है। तो वाइगोस्की ने तर्क दिया विचार भाषा पर निर्भर करता है, पियाजे जी ने तर्क दिया कि भाषा विचार पर निर्भर करता है। तो ये इन दोनों में आपका मुख्य अंतर है। इसके बाद अगला प्रश्न है, गुणों का परिमाणन और परिणाम की व्याख्या कौन सी है? तो गुणों की परिमाणन और परिणाम की जो व्याख्या हो जाती है वह मापन का अंतिम चरण हो जाता है। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, द लास्ट स्टेप ऑफ मेजरमेंट। इसके बाद आपका अगला जो प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी द्विमार्गी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया टू वे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है? तो टू वे टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस हो जाती है, द्विमार्गी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, वह होती भाषा प्रयोगशाला। फोर्थ ऑप्शन सही यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, संवेदिक पेशी अवस्था सेंसी मोटर स्टेज में बच्चों इसमें सक्षम नहीं होते हैं। किस प्रकार से सक्षम नहीं होते? जीन पियाजे जी की 4 अवस्थाएं दी गई थी, जिनमें से संवेदी पेशी अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था कहलाती है। इसमें जो होता है, इसे जो है सजगता प्रदर्शित करने में सक्षम है, मोटर समन्वय करने में, संवेदी उत्तेजन रखने में। लेकिन
प्रतीकात्मक संबंध बनाने में यह जो अवस्था है इसमें जो है बच्चा सक्षम नहीं होता है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, पियाजे जी के विकास सिद्धांत में संज्ञानात्मक असंतुलन को किस रूप में जाना जाता है? तो संज्ञानात्मक विसंतुलन के रूप में जाना जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है पेडागॉजी का, दृष्टिकोण, मूल और रुचि इनमें से किसके द्वारा परिलक्षित होते हैं? तो दृष्टि, मूल और रुचि जो है जिनके द्वारा परिलक्षित होते हैं वह कहलाता आपका भावात्मक ज्ञान क्षेत्र। फोर्थ ऑप्शन सही कर लेना है। अगला, सामाजिक अधिगम के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो सामाजिक अधिगम के सिद्धांत को आपके बंडूरा ने प्रतिपादित किया था। इसके बाद अगला प्रश्न है जो स्क्रीन पर ऑलरेडी आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन उस प्रक्रिया का इस्तेमाल करता है जिसमें व्यक्ति क्लाइंट को एक चिकित्सीय स्थिति के दौरान एक भूमिका को निभाने के लिए कहा जाता है? वह है जॉर्ज कैली। इसके बाद आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है कि एक उपलब्धि परीक्षण आयोजित करने का उद्देश्य सिवाय इस कारण को छोड़कर अन्य सभी के लिए होता है, वह आपका है उद्देश्यों के लेखन के लिए। इसको छोड़कर आपके इन सभी के लिए होता है शिक्षण रणनीतियों के संशोधन के लिए भी होता है, शिष्यों के प्रगति के मूल्यांकन के लिए होता है, शिष्यों के परिणामों को ज्ञान के माध्यम से प्रेरित करने के लिए भी होता है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है पूछा गया है कि कोहल वर्ग के अनुसार एक शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों को ऐसे सीख सकता है, किस प्रकार से सीख सकता है? उन्हें नैतिक मुद्दों पर चर्चा में शामिल करवाकर सीख सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धीमे शिक्षार्थी या स्लो लर्नर का अभिलक्षण नहीं है? तो स्लो लर्नर का जो अभिलक्षण होता है वह ध्यान की अल्पावधि, सीमित शब्दावली, रुचि का सीमित प्रयास, लेकिन अमूर्त चिंतन ये आपका नहीं होता, इसलिए फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण पूरी तरह मौखिक परीक्षण है? तो जो आपका व्यक्तित्व प्रश्नावली परीक्षण होता है यह पूरी तरह से मौखिक परीक्षण होता है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सा विकास सिद्धांत इस पर निर्भर था कि बच्चे दूसरे के आचरण का अवलोकन करके तथा नकल करके कैसे सीखते हैं? यह सामाजिक अधिगम का सिद्धांत था। थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सोशियल लर्निंग थ्योरी। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, कुशाग्र बुद्धि वाले विद्यार्थियों को निम्न में से किसके माध्यम से भली भांति प्रोत्साहित किया जा सकता है? कुशाग्र बुद्धि वाले विद्यार्थियों को जो है उनकी आकांक्षाओं के स्तर एवं जीवन के उद्देश्यों का उत्थान करके भली भांति प्रोत्साहित किया जा सकता है। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ये हमने 50 क्वेश्चन लगभग कंप्लीट कर लिए। अब देखिए, अब बात करेंगे टॉपिक हिंदी के। यहाँ सभी के लिए कंपलसरी था, लेकिन जो आपके हिंदी सब्जेक्ट वाले हैं, ठीक है, हिंदी सब्जेक्ट वाले अब इस टोटल 100 क्वेश्चन को करेंगे। नए सिलेबस के अकॉर्डिंग 120 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन 100 क्वेश्चन ये भी आपके इंपॉर्टेंट है और सारे प्रीवियस के पेपर करने वाले हैं, प्रतिदिन के पेपर करने वाले हैं। इसलिए आने वाली क्लासेज बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट है। और आपने अभी तक अपने टीटी फैमिली को ज्वाइन नहीं किया है, फ्री क्लास के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर कीजिए ताकि आने वाली क्लासेस बेहतर कर सकें। क्योंकि सबसे बेहतरीन तैयारी होती है ओल्ड पेपर को समझना, ओल्ड पेपर के क्वेश्चन को जानना, किस लेवल के प्रश्न पूछे गए हैं और सही आंसर जानना, यह भी बहुत जरूरी हो जाता है। तो चलिए हिंदी के प्रश्न को कर लेते हैं। तो अब हिंदी सब्जेक्ट के जिन्होंने हिंदी सब्जेक्ट था उसके हम टॉप 100 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। सभी ध्यानपूर्वक ये 100 क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न थे। पहला प्रश्न पूछा गया था कि महाराजा भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक का समय क्या माना जा सकता है? इसे भक्ति काल माना जा सकता है। इसके बाद आपका अगला जो प्रश्न पूछा गया था कि जो लोग स्वार्थवश व्यर्थ की प्रशंसा और खुशामद करके वाणी का दुरुपयोग करते हैं वे सरस्वती का गला घोटते हैं। ऐसी तुच्छ वृत्ति वालों को कविता नहीं करनी चाहिए। कविता उच्चाशय, उदार, निस्वार्थ हृदय की उपज है। सत्कवि मनुष्य मात्र के हृदय में सौंदर्य के प्रवाह बहाने वाला है। उसकी दृष्टि में राजा और रंक सब समान है। वह उन्हें मनुष्य के सिवा कुछ नहीं समझता है। तो यह सत्कवि की क्या विशेषता होती है? तो यह सत्कवि की जो विशेषता होती है, सत्कवि का उद्देश्य मानव हृदय में
सौंदर्य का उन्मुक्त प्रवाह। सत्कवि का उद्देश्य मानव हृदय में सौंदर्य का उन्मुक्त प्रवाह करना नहीं है, यह गलत दिया गया है। क्योंकि उन्मुक्त प्रवाह करना है, इसलिए यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन दिया गया है कि सत्कवि का उद्देश्य मानव हृदय में सौंदर्य का उन्मुक्त प्रवाह करना है। तो यहाँ पे सत्कवि जो आपका आया था उसका यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सत्कवि मनुष्य की मात्र हृदय में सौंदर्य के प्रवाह बहाने हैं। बस इसी लाइन का जो प्रश्न पूछा गया है, इस की जो विशेषता हो जाती है कि सत्कवि का उद्देश्य मानव हृदय में सौंदर्य का उन्मुक्त प्रवाह करना है। इसके बाद जो अगला प्रश्न पूछा गया था कि सही विकल्प बताओ, नाटक में किसका ध्यान अधिक रखा जाता है? तो नाटक में प्रभाव का ध्यान अधिक रखा जाता है। इसके बाद अगला जो प्रश्न पूछा गया था कि अंग्रेजी में कौन सी नई ध्वनि हिंदी में आई है? तो अंग्रेजी में कौन सी नई ध्वनि जो हिंदी में आई है वह आपकी कहलाती है आ। थर्ड वाला ऑप्शन सही कर लेना है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न पूछा गया था, रासो काव्य परंपरा की प्रवृत्तियां निम्न में से कौन सी है? तो रासो काव्य परंपरा की जो प्रवृत्तियां हैं वह ऐतिहासिकता अभाव। इसके बाद आपका अगला प्रश्न पूछा गया था, पराजित और निराश उत्तर भारत को चौथे महान धर्म सुधार की प्रेरणा दक्षिण भारत से मिली। उपरोक्त कथन इनमें से किसका है? तो यह डॉक्टर राधाकृष्ण मुखर्जी का कथन है कि पराजित और निराश उत्तर भारत को चौथे महान धर्म सुधार की प्रेरणा दक्षिण भारत से मिली। डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी। इसके बाद अगला प्रश्न, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा तो ही है यही जनतंत्रात्मक भारत में राजभाषा भी होगी। यह कथन किसका है? यह कथन श्री राजगोपालाचार्य जी का है। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था, संक्षेपण से अभिप्राय एक ऐसी रचना से है। कैसी रचना से है? तो संक्षेपण का अभिप्राय जो होता है ऐसी रचना से होता है जिसमें किसी वक्तव्य, लेख, अनुच्छेद आदि में व्यक्त किए गए भावों को संक्षेप में प्रस्तुत किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, संक्षेपण से अभिप्राय थर्ड ऑप्शन सही कर लेना है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि व्यवसायिक क्षेत्र में संक्षेपण एक किसके रूप में प्रयुक्त होता है? तो यह परिभाषिक शब्द के रूप में प्रयुक्त होता है। पहला ऑप्शन सही कर लेना है। अगला प्रश्न है, संक्षेपण शब्द अंग्रेजी के प्रेसी का हिंदू अनुवाद है। तो प्रेसी मूलतः क्या है? तो प्रेसी मूलतः फ्रेंच भाषा के प्रेसी ड्यूअर से बना हुआ है। सेकंड ऑप्शन सही कर लेना है। इसके बाद है कि खाली स्थान में प्रासंगिक कथाओं का अवसर नहीं होता है। देखिए, प्रासंगिक कथाओं का अवसर जो होता है उपन्यास, निबंध और नाटक में होता है, कहानी में नहीं होता है। इसलिए पहला ऑप्शन सही कर लेना है। इसके बाद अगला है कि शब्द से उत्पन्न प्रतीति है। तो शब्द से उत्पन्न जो प्रतीत होती है वह अर्थ है। शब्द से उत्पन्न प्रतीति ही अर्थ है। सेकंड ऑप्शन सही कर लेना। उपन्यासकार तिथियों और नामों की कल्पना कर किसका करता है? तो उपन्यासकार जो होते हैं तिथि और नामों की कल्पना करके जो है संभावित सत्य चित्रण करता है। थर्ड ऑप्शन सही कर लेना। अगला, खाली स्थान में किसी घटना या पदार्थ का वर्णन रहता है। तो खाली स्थान किसी घटना या पदार्थ का जो वर्णन रहता है वह वर्णनात्मक निबंध में होता है। वर्णनात्मक निबंध में किसी घटना या पदार्थ का वर्णन रहता है। अगला प्रश्न है, किसमें किसी विषय पर रोचक ढंग से विचारों को प्रकट किया जाता है? तो विचारात्मक निबंध में। विचारात्मक निबंध में किसी विषय पर रोचक ढंग से विचारों को प्रकट किया जाता है। देखिए, रोचक ढंग विचारों को प्रकट करना विचारात्मक निबंध ही होगा। प्रश्न पर ही उत्तर दिया रहता है, लेकिन एग्जाम का एक ऐसा प्रेशर होता है, एग्जाम का एक ऐसा गधा होता है जो हमारे सिर पर बिल्कुल भार बन के बैठ जाता है, तो कुछ चीजें बनती हुई भी भूल जाती हैं। दृश्य वस्तु बिंब का दूसरा रूप क्या होता है? वो होता है अलंकृत बिंब। दृश्य वस्तु का बिंब का दूसरा रूप अलंकृत बिंब हो जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न पूछा गया, उपन्यास के कथानक को 3 प्रधान भागों में बांटा जा सकता है। जी हाँ, कौन कौन से बांटा जा सकता है? प्रारंभ या प्रस्तावना, मध्य विकास, परिणाम या समाप्ति। उपन्यास के कथानक को 3 प्रधान भागों में बांटा जा सकता है, प्रारंभ या प्रस्तावना, मध्य या विकास, परिणाम या समाप्ति। थर्ड ऑप्शन को सही कर लेना है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न क्या पूछा गया था? अगला प्रश्न पूछा गया था, खाली स्थान जब कोई वस्तु या कार्य किसी अप्रस्तुत
वस्तु, भाव, विचार, क्रिया, कलाप, देश, जाति, संस्कृत आदि का प्रतिनिधित्व करता हुआ प्रकट किया जाता है, तब वह प्रतीक कहलाता है। तो वह प्रतीक किसका कहलाता है दोस्तों? तो अपने रूप, गुण, कार्य विशेषताओं के सादृश्य, अपने रूप, गुण, कार्य विशेषताओं के सादृश्य या प्रत्यक्षता के कारण वह प्रतीक कहलाता है। थर्ड वाले ऑप्शन को यहाँ पे सही कर लेना है। अगला प्रश्न है, मध्यकाल में फारसी, अरबी, तुर्की, पश्ते भी कौन सी ध्वनियाँ में जो आ मिली है? तो आपका कौन सी ध्वनि में आ मिली हुई है? तो का, खा, गा, जा और फा। का, खा, गा, जा, फा। अब देखिए, आप देखेंगे सभी में लगभग सेम दिया हुआ है, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान देखिएगा। तो मध्यकाल में फारसी में कौन सी ध्वनि हिंदी में आ मिली है? तो का, खा, गा, जाफा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। किसी वस्तु, भाव, विचार को इंद्रिय गोचर बनाने के मूल व्यापार के साथ बिंब योजना अन्य कार्य भी सिद्ध करती है, वो निम्न में से कौन सी नहीं है? तो वह कुरूप, सौंदर्य या दुर्गुण को हृदय विकारी बनाना, यह आपका नहीं है। बाकी काव्यार्थ को पूर्णतः स्पष्ट करना, भाव को संप्रेषित एवं उत्तेजित करना, वस्तु या घटना को प्रत्यक्ष करना, ये है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पहला अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास कौन सा माना था? वह है दोस्तों श्री निवास दास का परीक्षा गुरु। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने पहला अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु को माना, जो श्रीनिवास दास जी का है। फोर्थ ऑप्शन सही कर लेना। अगला प्रश्न पूछा गया था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल की सीमा क्या मानी है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने वीर गाथा काल की जो सीमा मानी थी, वह 1000 ईसा से लेके 1350 ईसा तक मानी थी। थर्ड ऑप्शन को सही कर लेना। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न के आधार पर का, खा, गा, घा किस भेद के अंतर्गत आते हैं? तो ये स्पर्श व्यंजन भेद के अंतर्गत आते हैं, का, खा, गा, घा। अगला, प्रश्न के आधार पर व्यंजनों के कौन से भेद होते हैं? तो प्रश्न के आधार पर जो व्यंजन के भेद होते हैं वह होता है आपका कौन सा, सभी बताइए? तो स्पर्श संघर्षी, नासिक, पार्श्विक, उच्छिप्त, प्रकंपित, संघर्षहीन, सप्त प्रवाह। सेकंड ऑप्शन को सही कर लेना है। अगला प्रश्न पूछा गया था, छात्र पास हो गए में वाक्य में उद्देश्य क्या है? तो छात्र पास हो गए वाक्य में जो उद्देश्य हो जाएगा वह छात्र ही होगा। कौन पास हुआ भैया? छात्र हुई है, तो छात्र यहाँ पे उद्देश्य हो जाएगा। अगला, किस कवि को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है? तो सुमित्रानंद पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस कवयित्री को आधुनिक मीरा कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है कि संज्ञा पदबंध बतलाने वाला वाक्य कौन सा है? तो यह कहलाता है रात को पहरा देने वाला। अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी नरेश मेहता की लिखी रचना नहीं है? तो नरेश मेहता की लिखी हुई रचना महाप्रस्थान है, अरण्या है, सबरी है, लेकिन गुनाहों की देवता यह आपके नरेश मेहता जी की लिखी रचना नहीं है। तो ये आपको कमेंट करके बताना है कि गुनाहों के देवता इसके रचनाकार कौन है, ये आपको कमेंट करके अवश्य बताना है, कि हो सकता है आगामी एग्जाम में यही प्रश्न पूछ लिया जाए। निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी नागार्जुन की लिखी रचना है? तो प्यासी पथराई आंखें, ये नागार्जुन की लिखी हुई रचना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी कुंवर नारायण जी के द्वारा लिखी रचना है? तो मेरे साक्षात्कार, यह कुंवर नारायण जी की लिखी हुई रचना है।
इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी रचना नहीं है। तो प्रेमचंद जी ने कर्मभूमि, सेवा सदन, निर्मला, ये तीनों प्रेमचंद जी की लिखी हुई रचना है। लेकिन कल सुनना मुझे, ये प्रेमचंद जी की रचना नहीं है। तो कल सुनना मुझे किसकी रचना है, ये आपको कमेंट करके बताना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी निबंध की विशेषता नहीं है। तो निबंध की विशेषता व्यक्तित्व प्रकाशन होती है, अरविंदी का प्रभाव होता है, एक सूत्रता होती है। लेकिन तुकबंदी जो है ये निबंध की विशेषता नहीं है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन सही हो कर लेंगे। अगला है, निम्न में से कौन सा पत्र का प्रकार नहीं है। देखिए, व्यापारिक पत्र, सरकारी पत्र, सामाजिक पत्र, ये तीनों पत्र के प्रकार हैं, लेकिन समाचार पत्र यह पत्र का प्रकार नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा बिंदु पत्र लेखन की विशेषता नहीं है। देखिए, पत्र लेखन की विशेषता प्रभान्वित होती है, सरल भाषा शैली होती है, विचारों की सुस्पष्टता होती है। लेकिन चरमोत्कर्ष यह बिंदु पत्र लेखन की विशेषता नहीं है, इसलिए यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन को सही कर लेना है। नो डाउट, आई होप प्रत्येक प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन जो है निबंध का एक प्रकार नहीं है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि विचारात्मक, वर्णात्मक, भावात्मक ये निबंध के प्रकार हैं, लेकिन एकांकी आपका निबंध का प्रकार नहीं है। इसके बाद जो अगला प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से कौन सा संक्षेपण का भेद है। तो सारणी संक्षेपण यह संक्षेपण का भेद हो जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा रासो काव्य नरपति नाल द्वारा रचित है। यह बीसल देव रासो द्वारा, जी हाँ, रासो काव्य नरपति नाल द्वारा जो रचित है, आपके बीसल देव रासो द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है कि इनमें से नाथ साहित्य की कौन सी विशेषता नहीं है। तो नाथ साहित्य की जो विशेषता होती है, चित्त शुद्ध और सदाचार में आस्था, गुरु महिमा और आपके उलट बसियां। लेकिन रामायण महाभारत से संबंधित कथाओं का साहित्य में समावेशन या साहित्य की विशेषता का नहीं, इसलिए पहला ही ऑप्शन सही कर लेना। अगला कि इनमें से कौन सा संक्षेपण से संबंधित तथ्य नहीं है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि भाषा सरल होती है, यह संक्षेपण से संबंधित तथ्य है। भाषा मुहावरे व अलंकारिक नहीं होते हैं और अन्य पुरुष का प्रयोग होना चाहिए, ये तीनों संक्षेपण से संबंधित तथ्य हैं। लेकिन ब्यास शैली होनी चाहिए, यह संक्षेपण से संबंधित तथ्य नहीं है, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थर्ड ऑप्शन को सही कर लेना है। और 40 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं, 60 क्वेश्चंस और कंप्लीट करने जा रहे हैं। निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक एक प्रहसन है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो एक नाटक प्रहसन है वह आपका अंधेर नगरी, सेकंड ऑप्शन को सही कर लेना है। इसके बाद निम्नलिखित में से किससे स्त्री विमर्श की आलोचिका नहीं माना जाता है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान को जो है स्त्री विमर्श की आलोचिका नहीं माना जाता है। तो स्त्री विमर्श की आलोचिका किसे माना जाता है, प्रभाखेता, अनामिका, कात्यायनी, लेकिन सुभद्रा कुमारी चौहान को नहीं माना जाता। निम्नलिखित में से बोलियों में असंगत विकल्प को छांटना है। मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, भोजपुरी, मगही, मैथिली, ब्रजभाषा, बुंदेली, कनौजी, लेकिन जो थर्ड ऑप्शन दिया गया असंगत है, अवधी, बघेली, ब्रजभाषा, यह असंगत दिया गया है। ब्रजभाषा बुंदेली कनौजी होगा, भोजपुरी मगाही मैथिली होगा और आपका मारवाड़ी मेवाती मालवी होगा। अवधी, बघेली और जो ब्रजभाषा कॉम्बिनेशन है यह विकल्प आपका संगत दिया गया है। बाकी आपके अकॉर्डिंग जो सही हो आप लोग भी बता सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। निम्नलिखित में से विस्मयादिवाचक वाक्य में किस वाक्य में योग विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है। तो बस करो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता, बस करो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता, इसमें जो है विस्मयादिबोधक का प्रयोग, विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है। विस्मयादिबोधक वाक्य में योग विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। बस करो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता। और इससे पहचान हमें हो जाती जो ये चिन्ह लगा हुआ है। इसके बाद अगला प्रश्न है, राहुल संकृत्यायन ने हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसे माना है। तो शरह पाद को माना है। अगला, बीसल देव रासो के रचयिता का नाम क्या है। तो नरपति नाल है। क्या है, बीसल देव रासो के रचयिता का नाम नरपति नाल है।
अगला प्रश्न है, बिहारी सस्सई का मूल रस क्या है? तो इनका बिहारी सस्सई का मूल रस जो है आपका श्रृंगार रस है। इसके बाद अगला प्रश्न है, वाक का सही विकल्प क्या होगा? हिंदी की ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो हिंदी की ध्वनियाँ जो है स्वर और व्यंजन। ठीक है, नोट कर लेना है। अगला है, वाक का भेद बताना है। हमने खाना नहीं खाया, हमने खाना नहीं खाया कौन सा भेद है? यह निषेधवाचक हो जाता है, क्योंकि जहां पे नहीं दिया होगा वह निषेधवाचक वाक्य कहला जाता है। ऋण किन वर्णों के योग से बना हुआ है? तो जो ऋण है यह आपके रा और ई के योग से बना हुआ है। थर्ड ऑप्शन को सही कर लेना है। अगला है, निबंध में लेखक का झांकता हुआ होना चाहिए। क्या झांकता होना चाहिए? तो निबंध में लेखक का जो है व्यक्तित्व और निजीपन झांकता हुआ होना चाहिए। अगला, हिंदी साहित्य के किस काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्वर्ण युग कहा है? तो वह आपका भक्ति काल है। थर्ड ऑप्शन को सही कर लेना। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक जो कहलाते हैं गारसा दा तासी कहलाते हैं। अगला है, निशा निमंत्रण के रचयिता कौन है? तो निशा निमंत्रण के जो रचयिता हैं वह हरिवंश राय बच्चन जी हैं। अगला प्रश्न है, अभिजात का पर्यायवाची क्या होता है? तो अभिजात का जो पर्यायवाची होता है वह होता है संभ्रांत। नाम उछालना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? नाम उछालना मुहावरे का अर्थ होता है बदनाम ना करना नहीं, बदनाम करना होता है। क्या होता है? बदनाम करना। नाम उछालना कहते मेरा नाम मत उछालो, मुझे बदनाम मत करो। अगला है, अतीत के चलचित्र किसके द्वारा रचित साहित्य है? तो महादेवी वर्मा के द्वारा रचित साहित्य है अतीत के चलचित्र। अगला है, बेमेल वस्तुएं या मेल न होना किस मुहावरे का अर्थ है? तो आधा तीतर आधा बटोर। बेमेल वस्तुएं या मेल न होना, आधा तीतर और आधा बटेर होना। नरोत्तम दास का साहित्य इनमें से कौन सा है? वह है ध्रुव चरित। अगला है, प्रहसन क्या होता है? तो प्रहसन जो होता है यह एक हास्य प्रधान एकांकी होता है। अगला, विद्यापति का साहित्य इनमें से कौन सा नहीं है? तो लिखनावली, कीर्ति पताका, पुरुष परीक्षा, ये तीनों विद्यापति के साहित्य हैं। लेकिन आपका जो है बरवई नायिका भेद, यह आपके विद्यापति का साहित्य नहीं, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड ऑप्शन सही कर लेना। नो डाउट, आई होप अच्छे तरीके से आप लोग समझ रहे हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, छिन्न का विलोम क्या होता है? तो छिन्न का जो विलोम होता है वह अविच्छिन्न होता है। क्या हो जाएगा? अविच्छिन्न। और किस ऑप्शन दिया गया है? फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, जायसी का साहित्य इनमें से कौन सा नहीं है? तो जायसी का साहित्य आखिरी कलाम है, पद्मावत है, कन्हावत है, लेकिन बीजक नहीं है। बीजक किसका साहित्य, किसकी रचना है? यह आपको कमेंट करके बताना है। जी हाँ, बीजक किसकी रचना है? अवहेलना शब्द का पर्यायवाची शब्द जो होता है वह अपमान, अनादर, तिरस्कार होता है, लेकिन मद नहीं होता है। और ये पूछा गया कि क्या शब्द नहीं होता है? तो अवहेलना का पर्यायवाची मद नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थर्ड ऑप्शन को सही कर लेना है। जौहर दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? जौहर दिखाने का मुहावरे का अर्थ है बहादुरी दिखाना। कहते हैं ना, जितना भी आपके पास जौहर है आप अपने दिखा दो, आप अपनी ताकत दिखा दो, आप अपनी बहादुरी दिखा दो। पत्ता काटना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाता है? अधिकार से वंचित करना। कहते हैं ना, मेरा पत्ता तो उसने साफ कर दिया। अगला है, रसखान का साहित्य इनमें से कौन सा नहीं है? तो दान लीला, प्रेम वाटिका और सुजान रसखान, ये रसखान का साहित्य है, लेकिन शिवराज भूषण ये रसखान का साहित्य नहीं है, इसलिए क्वेश्चन फोर्थ ऑप्शन सही कर लेना। अगला, एक साहित्य की डायरी किसके द्वारा लिखित है? तो एक साहित्य की डायरी यह गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा लिखित है। महाभारत मचाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो महाभारत मचाना मतलब बहुत लड़ाई झगड़ा करना। कहते नहीं, इधर तुमने तो पूरे घर को आपका क्या बना रखा है? सभी लोग बताइए। महाभारत बना रखा है, महाभारत मचा रखा है, मतलब लड़ाई झगड़ा। कमान से तीर निकलना मुहावरे का अर्थ है जिब्बा से बात निकलना, यानी मुंह से बात निकलना।
क्योंकि मुंह से जो बात निकल जाती है वापस नहीं आती, इसी प्रकार कमान से तीर निकल जाती है वो भी वापस नहीं आती है। कृपया शांति बनाए रखें। इस आज्ञावाचक वाक्य को प्रश्नार्थक वाक्य में किस प्रकार परिवर्तित किया जाता है? तो कृपा कर क्या आप शांति बनाए रखेंगे, इसको प्रश्नवाचक या प्रश्नार्थक वाक्य बना दिया गया। कृपया शांति बनाए रखें, तो कृपा कर क्या आप शांति बनाए रखेंगे। अगला है दलपति विजय का साहित्य इनमें से कौन सा है? तो दलपति विजय का साहित्य खुमार रासो। थर्ड ऑप्शन को सही कर लेना। अगला है तुलसीदास का साहित्य इनमें से कौन सा है? तो तुलसीदास का साहित्य बरवे रामायण है, हनुमान बाहुक है, रामचरितमानस है, लेकिन आपका रामचंद्रिका नहीं है। और ये पूछा जा रहा है कौन सा नहीं है, तो तुलसीदास जी का रामचंद्रिका साहित्य नहीं है। तो रामचंद्रिका साहित्य किसकी है, यह आपको कमेंट करके बताना है। यदि आप आते तो हम साथ चलते, यह किस प्रकार का वाक्य है, यह आपका संकेत चाहिए। क्योंकि यदि आप आते, यदि शब्द लग गया मतलब समझ लीजिए संकेत कहीं नहीं, संकेतवाचक वाक्य का निशाना है आपका, पहचानी है। तो यदि आप आते तो हम साथ चलते, संकेत दिया जा रहा है। जी छोटा करना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? जी छोटा करना मतलब मायूस होना। 25 प्रश्न और बचे हुए हैं। खबर सुनकर मैं विस्मय हो गया, इस वाक्य में किस प्रकार का वाक्य दोष है? तो खबर सुनकर मैं विस्मय हो गया, इसमें जो दोष है वह क्रियागत दोष है। खबर सुनकर मैं विस्मय हो गया, इसमें दोष जो है वह किसका हो जाता है? क्रियागत दोष हो जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मुल्ला दाऊद का साहित्य इनमें से कौन सा है? तो मुल्ला दाऊद जो साहित्य है इसकी चंदायन की साहित्य हो जाएगा। सुनहले शैवाल किसके द्वारा रचित साहित्य है? तो सुनहले जो शैवाल है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के द्वारा रचित साहित्य है सुनहले शैवाल। जिस वाक्य में गहरी अनुभूति का प्रदर्शन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे विस्मयादिवाचक वाक्य कहा जाता है। गहरी अनुभूति का ओह आह किया जाता है ना, जी हाँ, गहरी अनुभूति का। जिस वाक्य का एक ही उद्देश्य और विधेय हो उसे कौन सा वाक्य कहते हैं? जिस वाक्य का एक ही उद्देश्य और विधेय होता है उस वाक्य को सरल वाक्य कहा जाता है। अगला है निर्गुण ब्रह्म को जब भावना का विषय बना लिया जाता है तो क्या होता है? रहस्यवाद का जन्म होता है। जी हाँ, निर्गुण ब्रह्म को जब भावना का विषय बना लिया जाता है तो रहस्यवाद का जन्म होता है। अमीर खुसरो किसके विकास में अपनी भूमिका के लिए जाने जाते हैं? तो अमीर खुसरो जो है अपनी विकास के जो है खड़ी बोली, जी हाँ, खड़ी बोली विकास की भूमिका के लिए जाने जाते हैं। खड़ी बोली की बात करेंगे, अमीर खुसरो की बात करेंगे। स्थान के आधार पर फा पा फा बाभा माँ का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो पा फा बाभा माँ, काका गागा अंगा, चाचा जजा अय्या, टाटा डाडा अड़ा, ताथा दादा ना और पाफा बाभा माँ। इनका जो उच्चारण स्थान होता है वह होता है ओष्ठ। पा फा बा भा माँ, जैसे बोलते हैं ना, धीरे धीरे बोलिए जैसे मेरे साथ, पा फा बा भा माँ। दोनों ओंठ आपस में टकरा रहे हैं, दोनों ओंठ आपस में स्पर्श कर रहे हैं, दोनों ओंठ आपस में हाथ मिला रहे हैं, दोनों ओंठ आपस में चिपक रहे हैं। तो हम क्या बात करेंगे? उच्चारण स्थान ओष्ठ हो जाएगा। इसके बाद अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। पंचमाक्षर अंगा अय्या अड़ा ना और मा, ये पंचमाक्षर कहलाते हैं। इनके स्थान पर अनुसार के प्रयोग सर्वोत्तम प्रस्ताव किसने रखा? डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने रखा। अगला प्रश्न है, नाटक में नाट्य कला और अभिनय संबंधी अनेक उपदानों की आवश्यकता पड़ती है और तो ये तो हम जान गए कि नाटक में नाट्य कला और अभिनय संबंधी उपदानों की आवश्यकता पड़ती है और इसके साथ साथ अभिनय ही उसका अभिनेता नहीं, अभिनय ही उसका साधन होता है। अभिनय, जी हाँ, नाटक में नाट्य कला और अभिनय संबंधी अनेक उपादानों की आवश्यकता पड़ती है और इसमें जो होता है अभिनय ही उसका साधन होता है।
अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया था। बहुत ही इंटरेस्टेड प्रश्न है। जो लोग स्वार्थवश व्यर्थ की प्रशंसा और खुशामद करके वाणी का दुरुपयोग करते हैं, वे सरस्वती का गला घोटते हैं। ऐसी तुच्छ वृत्ति वालों को कविता नहीं करनी चाहिए। कविता उच्चाशय द्वारा उदार निस्वार्थ हृदय की उपज है। ये शायद प्रश्न पूछा गया था मेरे ख्याल से, पहले हम ये प्रश्न भी कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक देना है। ये गद्यांश हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ और पूछा गया था, यहाँ पे कुछ और पूछा गया है। यहाँ पे उचित शीर्षक पूछा जा रहा है, तो कविता का यहाँ पे दुरुपयोग हो जाएगा। कविता का दुरुपयोग इसका उचित शीर्षक हो जाएगा। कविता उच्चाशय उदार निस्वार्थ हृदय की उपज है। सत्कवि मनुष्य मात्र के हृदय में सौंदर्य से के प्रवाह बहाने वाला है। उसकी दृष्टि में राजा और रंक सब समान है। वह उन्हें मनुष्य के सिवा कुछ नहीं समझता। तो कविता का यहाँ पे दुरुपयोग उचित गद्यांश का शीर्षक हो जाएगा। और वही गद्यांश फिर दिया गया है और पूछा जा रहा है कि राजा और रंक कौन सा समास हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया है ना कि दृष्टि में राजा और रंक सब समान है, तो राजा और रंक में जो समास पूछा गया है, तो इसमें क्या हो जाएगा, राजा रंक दोनों पद प्रधान है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला है, एकाधिक ध्वनि के किसी अक्षर में शीर्ष ध्वनि का प्रायः स्वर पर किया गया आघात क्या कहलाता है, ध्वनि बालाघात कहलाता है। पहला ऑप्शन को सही कर लेना है। अगला प्रश्न है, जिन भाषाओं में प्रत्यय प्रकृति से अलग लगाया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें ही बहिर्मुखी वियोगात्मक भाषा कहा जाता है। जी हाँ, जिन भाषाओं में प्रत्यय प्रकृति से अलग लगाया जाता है उन्हें बहिर्मुखी वियोगात्मक भाषा कहा जाता है। किसके आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, तो वाक्य भेद, रचना के आधार पर वाक्य भेद 3 होते हैं। क्या होते हैं सभी लोग बताइए, किसके आधार पर वाक्य के भेद 3 होते हैं, तो आप सभी लोग जानते हैं रचना के आधार पर वाक्य जो है 3 प्रकार के होते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। अब ये प्रकार में भी बताएंगे कौन कौन से होते हैं, ठीक है। रचना के आधार पर भी वाक्य 3 प्रकार के तो होते हैं, कि ये 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं ये भी बताना है। तो सरल वाक्य होता है, इसके बाद संयुक्त वाक्य होता है, इसके बाद मिश्रित वाक्य होता है। क्या यही भेद है, सभी कमेंट करके बताइए। जब कोई शब्द जो है पहले व्यापक अर्थ देता हो, बाद में उसके अर्थ की व्याप्ति सीमित हो जाए, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे अर्थ संकोच कहते हैं। क्या कहते हैं, जब कोई शब्द पहले व्यापक अर्थ देता हो, बाद में उसके अर्थ की व्याप्ति सीमित हो जाए, उसे ही अर्थ संकोच कहते हैं। फोर्थ ऑप्शन को सही कर लेना। अगला, निर्मला वर्मा लिखित चीड़ों पर चांदनी की विधा क्या है, तो निर्मला जो वर्मा जी हैं, चीड़ों पर चांदनी की जो विधा है वह कहलाती यात्रा वृत्तांत। थर्ड ऑप्शन को यहाँ पे सही कर लेना। अगला, कामायनी एक पुनर्विचार किसके द्वारा रचित साहित्य है, तो कामायनी एक पुनर्विचार जिसके द्वारा रचित एक साहित्य है वह कहलाती गजानन माधव मुक्तिभेद। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नैनों को रोने दे, मन संकीर्ण ना बन, प्रिय बैठे हैं, आंखों से ओझल हो गए, नहीं वे कहीं यहीं बैठे हैं। तो बैठे हैं और बैठे हैं, अब इसमें से कौन सा रस हो जाएगा ये आपको कमेंट करके बताना है। तो नैनों को रोने दे, मन संकीर्ण ना बने, प्रिय बैठे हैं, आंखों से ओझल हो गए, नहीं वे कहीं यहीं बैठे हैं। तो नैनों को रोने दे, अब नैनों यानी आंखों में आंसू आ रहे हैं, तो यहीं से हमारा पता चल जाता है इसमें जो रस हो जाएगा वह होगा वियोग श्रृंगार रस। ठीक है, थर्ड ऑप्शन को सही कर लेना है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि चिरजीवी जौरी जुरै, क्यों ना स्नेह गंभीर, को घट ये ब्रज भानुजा, वे हलधर के वीर। इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो चिरजीवी जौरी जुरे, क्यों ना स्नेह गंभीर, को घट ये ब्रज भानुजा, वे हलधर के वीर। इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो इसमें आपका जो अलंकार हो जाएगा वह आपका श्लेष अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा, श्लेष अलंकार हो जाएगा।
नोट कर लीजिएगा, फीडबैक कर लीजिएगा। तो पै बारो उर्वशी सुनु राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी भय उर्वशी समान। इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें क्या हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है तो पै वारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। तो यहाँ पे उर्वशी की बात करें अगर, तो यहाँ पे दो अर्थ निकल रहे हैं, तो ये इस प्रकार से यमक अलंकार हो जाएगा। इसके बाद अगला है चितवत चकित चाहूं दिस दिस सीता। क्या यहाँ पे प्रश्न दिया गया है? चितवत चकित चहूं दिस सीता, कहाँ गए नप किशोर मन चीता, लता ओट सब सखिन दिखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। इसमें कौन सा आपका रस हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा संभोग श्रृंगार रस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संभोग श्रृंगार रस हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन सही कर लेना है। और अगला प्रश्न पूछा गया है कि जिन दिन देखे वे कुसुम, गई सूबीती बहार, अब अली रही गुलाब में, अपत कटीली दार। इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? इसमें आपका अन्योक्ति अलंकार हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला जो प्रश्न पूछा गया है, हाँ तो धाय तिहारे सुत की, कृपा करत ही रहियो। क्या पूछा गया है? संदेशे देव की सो कहियो, हाँ तो धाय तिहारे सुत की, कृपा करत ही रहियो। इसमें कौन सा रस हो जाएगा? तो संदेशे देवकी से कहियो, तो यहीं से पता चल जाता है ये वियोग वात्सल रस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वियोग वात्सल रस की बात करेंगे। और आपका 6वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर इंतजार कर रहा है कि कैजुअल लीव का सही अर्थ हिंदी में रूपांतरण क्या होता है? कैजुअल लीव, कैजुअल लीव का हिंदी में सही रूपांतरण निर्णयात्मक मत, शब्द समाज, छोड़ देना, आकस्मिक छुट्टी। यह आपको कमेंट करके बताना है। बहुत ही सिंपल साधारण सा प्रश्न है। ये आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में दिया जा रहा है। तो हमने देखे यहाँ पे आपके 150 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं, और इसी तरह अगले भी ओल्ड पेपर करने जा रहे हैं। सभी को ओल्ड पेपर करेंगे। इसके बाद क्लास आपकी कंटिन्यू स्टार्ट होगी। सभी लोग तैयार रहिए, क्योंकि जिस बार जो मौका मिला है आप सभी के लिए, इस मौके को सुनहरे अवसर में बदलिए, अपने जीवन के उजागर में बदलिए, अपने जीवन के सुनहरे भविष्य के अक्षर से लिखिए। यही आपका मेहनत है जो आपका परिणाम लाने में, परीक्षा में अच्छे परिणाम लाने में मदद करेगा, सिलेक्शन लाने में मदद करेगा, अच्छे स्कोर में लाने में मदद करेगा। मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।